ज़बान से अदा होने वाले हरूफ हैं। तो ज़बान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हर्फ अदा होते हैं, यानी उसके 6 ग्रुप बनते हैं और मुँह के ज़बान के जो है वो एक-एक हिस्से से एक-एक ग्रुप अदा होता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप है, ये 3 हरूफ पे मुश्तमिल है, जिसके अंदर 3 हर्फ हैं, सा, ज़ा और वा। तो इसमें ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारे से जब टच होती है तो ये 3 हर्फ अदा होते हैं। यानी यूँ समझें कि ये जो है वो ऊपर वाले दांत हैं और ये ज़बान की नोक है, तो ये इस तरह बिल्कुल जब टच होती है, यानी ऊपर वाले दांतों से ज़बान की नोक जब टच करती है तो ये 3 हर्फ अदा होते हैं, सा, ज़ा और वा। इसमें वा जो है वो सिफत के एतबार से मोटा हर्फ है। यही फ़र्क होता है रा और वा के अंदर। इन दोनों का मखरज एक है, इसका और उसका, इन दोनों का मखरज एक है, सिर्फ इनकी सिफ्त के अंदर फ़र्क है। यानी इसकी सिफ्त ये है कि ये बारीक पढ़ा जाता है और उसकी सिफ्त ये है, वा की सिफ्त ये है कि ये मोटा पढ़ा जाता है। तो जब आप उसको मोटा पढ़ेंगे और इसको बारीक पढ़ेंगे तो तब इनकी आवाज़ों के अंदर फ़र्क हो सकेगा। अदरवाइज़ इनकी आवाज़ें जो है वो एक जैसी अदा होंगी, और जब आवाज़ें एक जैसी अदा होंगी तो फिर माना के अंदर फ़र्क आएगा और माना गलत हो जाएगा, जिससे जो है वो गुनाह का इर्तिकाब होगा। तो ये पता होना ज़रूरी है और इसके मुताबिक प्रैक्टिस होना ज़रूरी है कि इस हर्फ की जब आवाज़ हो, यानी ये वाला हर्फ जब हमारे सामने हो तो हमने इसकी आवाज़ को बारीक अदा करना है। सबसे पहले तो इसका मखरज पता होना चाहिए और उसके बाद जो है वो इसकी अदायगी की जो कैफियत है वो हमें पता होनी चाहिए कि ये बारीक पढ़ा जाएगा और वो जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा। तो इन तीनों हरूफ की जो मखरज है वो ये है कि ज़बान की जो नोक है वो ऊपर वाले दांतों के किनारों से टच होती है, तो ये तीनों हर्फ अदा होते हैं। और इनकी सिफ्त अगर हम डिस्कस करें तो पहले जो 2 हर्फ हैं ये बारीक पढ़े जाने वाले हैं और लास्ट में जो तीसरा हर्फ है वो मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है, यानी वो कंडीशनली मोटा पढ़ा जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्रुप है, इसके भी जो है वो 3 मेंबर हैं, ता, दा और त्वा। नीचे पिक्चर्स के अंदर भी इसकी जो है वो वजाहत हो रही है। इसमें ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों में जब लगती है तो ये 3 हर्फ अदा होते हैं। ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों के अंदर जब ज़बान लगती है तो तब ये हर्फ अदा होते हैं। इसको हम अदा करके देख लेते हैं, ता, दा और त्वा। तो इसमें भी ता और त्वा के अंदर जो फ़र्क करती है चीज़, वो सिफ्त फ़र्क करती है। यानी पहला हर्फ और जो तीसरा हर्फ है, अगर इसकी आवाज़ के अंदर आप फ़र्क नहीं कर पा रहे तो आप को इसका मखरज सीखना होगा और इनकी सिफ्त सीखनी होगी। इन दोनों का मखरज तो दोनों का एक ही हो गया, लिहाजा अब उसके बाद सिफ्त की बारी आती है। तो ये हर्फ जो है वो बारीक है कंडीशन वाइज, कैफियत वाइज, और वो जो हर्फ है तीसरा हर्फ है वो मोटा पढ़ा जाने वाला है। तो जब आपको इनकी इस सिफ्त का पता होगा, आप इसको बारीक पढ़ेंगे मसलन ता और उसको मोटा पढ़ेंगे फ़ा, तो फिर इनकी आवाज़ के अंदर जो है वो फ़र्क हो जाएगा। उसके बाद अगले 3 हर्फ हैं हमारे पास, ज़ा, सा और स्वा। तो इसमें ज़बान की नोक नीचे वाले दांतों को पीछे से टक्कर मारती है, यानी ये जो है वो ज़बान की नोक है और ये नीचे वाले दांत हैं, इस तरह पीछे से जब टकराती है तो ये हमारे 3 हर्फ अदा होते हैं, ज़ा, सा और स्वा। तो इसमें भी दूसरे और तीसरे हर्फ के अंदर जो चीज़ फ़र्क करती है वो सिफ्त करती है। मसलन ये है सा और वो है स्वा, दोनों का मखरज एक है, ये बारीक पढ़ा जाने वाला है और वो मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है। इन तीनों की एक और सिफ्त भी है कि ये तीनों हरूफ पे सीटी की आवाज़ बजती है, यानी इन तीनों हरूफ को हरूफ सफीरिया भी कहा जाता है, सीटी वाले हरूफ। तो 2 सिफ्तें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। एक तो ये है कि ये 2 हरूफ बारीक पढ़े जाएंगे और वो जो तीसरा हर्फ है वो मोटा पढ़ा जाएगा, और दूसरी इसकी सिफ्त ये है कि ये तीनों हरूफ जो है वो सीटी वाले हरूफ हैं, यानी इन पे सीटी की जो है वो आवाज़ आती है। उसके बाद अगला हमारा जो ग्रुप है ला, ना और रा का, तो ये 3 हर्फ हैं। ये ज़बान की नोक तालु के स्टार्ट में जब लगती है तो ये 3 हर्फ अदा होते हैं। ज़बान की नोक जब तालु के स्टार्ट के अंदर लगती है तो ये 3 हर्फ अदा होते हैं, ला, ना, रा। ला, ना और रा, तो ये जब ज़बान की नोक तालु के स्टार्ट में लगेगी तो अदा होंगे। ये हमारे 4 ग्रुप थे जो ज़बान की नोक से अदा होते हैं। अब हमारे पास 5वां ग्रुप है टंग फैमिली का, जिसके 3 मेंबर हैं। तो ये ज़बान की नोक से अदा नहीं होते, बल्कि ये जो हमारे पास 3 हर्फ हैं ये बीच ज़बान से अदा होती हैं। यानी हम फर्ज करें कि ये ज़बान है तो इसका जो सेंट्रल हिस्सा है, बीच ज़बान जो है वो जब ऊपर को उठ के यानी तालु की तरफ उठती है तो हमारे ये 3 हर्फ अदा होते हैं, जा,
شا اور یا، تو یہ تینوں حرف بیچ زبان سے ادا ہوتے ہیں اور تینوں کے تینوں حرف جو ہے وہ باریک پڑے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرف بھی موٹا پڑا جانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد زبان کے کناروں اور جڑ سے ادا ہونے والے حروف ہیں، یہ ہمارے پاس ٹنگ فیملی کا جو ہے وہ چھٹا گروپ ہے، یعنی آخری گروپ ہے۔ تو یہ تین حروف زبان کے کناروں سے بھی ادا ہوتے ہیں اور زبان کی جڑ سے بھی ادا ہوتے ہیں، یعنی یوں اگر ہم زبان کو تصور کریں تو اس کے جو سائیڈوں والے کنارے بن رہے ہیں اور یا اس کی جڑ بن رہی ہے، تو جڑ سے بھی ادا ہو جاتے ہیں اور کناروں سے بھی ادا ہوتے ہیں، لیکن زیادہ آسان یہ ہے کہ ان کو کناروں سے ادا کیا جائے، یعنی دائیں کنارے سے یا بائیں کنارے سے ادا کر لیا جائے۔ تو اس کی صفت یہ ہے کہ پہلا حرف بھی اس میں موٹا ہے اور آخری حرف بھی موٹا ہے، درمیان والا جو حرف ہے وہ باریک ہے۔ پہلا اور آخری دونوں موٹے پڑھے جائیں گے اور جو مڈ والا حرف ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اس کو ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں، ض کا ق، ض کا اور ق، یعنی پہلا اور تیسرا حرف موٹے پڑھے جائیں گے اور درمیان والا باریک پڑھا جائے گا، اور تینوں حروف جو ہے وہ زبان کے کناروں سے ادا ہوں گے۔ اس میں جو دوسرا اور تیسرا حرف ہے جو چیز فرق کرتی ہے وہ بھی صفت کرتی ہے، یعنی جو ادائیگی کی کیفیت ہے، کنڈیشن ہے، وہ فرق کرتی ہے۔ اب یہ جو حرف ہے یہ باریک پڑھا جائے گا اور وہ موٹا پڑھا جائے گا، نہیں تو اگر آپ ان دونوں کو باریک پڑھیں تو پھر ایک ہی آواز ادا ہوگی، جس سے معنی میں بہت بڑا فرق پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح ایک ورڈ ہے قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور جہاں پہ بھی یہ آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ جو ہے وہ فرما دیجئے قل، تو اس کو اگر اس باریک آواز میں پڑھا جائے قل، تو وہ یہ والا کاف ادا ہوگا اور تب اس کا مطلب ہوگا کھائیے، یعنی آپ کہہ دیجئے سے کھائیے تک کا جو معنی ہے اس میں چینجنگ ہوگی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے معنی پہ اثر پڑے گا اور گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ یہاں پہ ہماری ٹنگ فیملی جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے۔